हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने दो अलग अलग टाइप्स देखे थे और तीसरा में भी मैंने आपको बताया था ऑर्गेनल इनहेरिटेंस। क्लियर? सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जीन इंटरेक्शन, यानी जीन्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन जीन के बीच का इंटरेक्शन। तो बच्चों यहाँ देखते हैं दो तरह का इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। वन इज इंट्राजेनिक एंड अनदर वन इज इंटरजेनिक इंटरेक्शन। अगर इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की बात करें तो इंट्राजेनिक कहने का मतलब होता है इंटर एलेलिक, which means interaction between two allele of the same gene where one gene control one character। मतलब जैसा कि हम लोग एक जीन लिखते हैं तो वहां क्या होते हैं, एलिल्स होते हैं, ठीक है ना। तो उन एलिल्स के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, जिसमें वो जो जीन है वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, तो दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड इंट्राजेनिक। यानी इंटरेक्शन बिटवीन टू एलिल, दो एलिल के बीच का इंटरेक्शन, एक ही जीन के दो एलिल के बीच का इंटरेक्शन, जहां एक जीन एक कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। इसे हम इंटर एलिलिक भी बोलते हैं क्योंकि दो एलिल के बीच का इंटरेक्शन है सेम जीन का, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट आता है इंटरजेनिक। इंटरजेनिक यानी नॉन एलिलिक, यानी यहाँ पे दो अलग अलग जीन के एलिल के बीच इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना। इंटरेक्शन बिटवीन नॉन एलिल्स ऑफ द टू जीन, यानी दो अलग अलग जीन के बीच का इंटरेक्शन, जहां पे टू जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, दो जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, उसे हम बोलेंगे इंटरजेनिक इंटरेक्शन, इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन या नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। यानी जीन इंटरेक्शन दो तरह से होता है, एक एलिल के बीच का इंटरेक्शन, सेम जीन के एलिल के बीच का इंटरेक्शन, जहां एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जिसे हम बोलते हैं इंट्राजेनिक। इंटरजेनिक में क्या होता है, दो अलग अलग जीन के बीच का इंटरेक्शन, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, जहां पे दो जीन एक कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरजेनिक इंटरेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? सो हम लोग ये वाला पोर्शन तो पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, नीट एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये जो इंटरजेनिक इंटरेक्शन हम लोग देख रहे हैं, इस इंटरेक्शन के जीन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रेशियोज देखेंगे और उन जीन के कुछ एग्जाम्पल लर्न करेंगे, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट कुछ रेशियोज देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इंटरजेनिक जीन्स के। फिर सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन, जिसमें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये नॉन एलेलिक इंटरेक्शन है, जिसमें दो अलग अलग जीन के बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, जिसमें दो जीन क्या करता है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ जीन्स हम लिख रहे हैं जो कि इंटरजेनिक इंटरेक्शन से रिलेटेड है, और इनके रेशियोज लिख रहे हैं और एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ये आपको सीधे सीधे याद करना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है डोमिनेंट ईपी स्टैटिक जीन, तो पूछा जाएगा डोमिनेंट ईपी स्टैटिक जीन का रेशियो क्या है। फिर उसी तरह क्वेश्चन आएगा फ्रूट कलर इन समर स्क्वायर्स, ये कौन से जीन का एग्जाम्पल है, इसका रेशियो क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आपको ये लर्न करना है। जैसा कि हम देख रहे हैं, सबसे पहला हमने लिया है डोमिनेंट ईपी स्टैटिक जीन, इसका रेशियो पूछा जाए तो 12:3:1। उसी तरह एग्जाम्पल ये किसमें होता है, तो फ्रूट कलर इन समर स्क्वाश, यानी करकट बीटा पेपो, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा इंटरजेनिक जीन है सप्लीमेंट्री जीन, जो कि रिसेसिव जीन को बोलते हैं। इसका रेशियो है 9:3:4। उसी तरह एग्जाम्पल की बात करें तो कोट कलर इन माइस, माइस में जो कोट कलर मिलता है वो इसी जीन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, इसका रेशियो 9:7। ये जो रेशियोज है आपको लर्न होने चाहिए, डोमिनेंट जीन का रेशियो क्या है, रिसेसिव सप्लीमेंट्री जीन का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का क्या है, तो 9:7। एग्जाम्पल फ्लावर कलर इन स्वीट पी एंड लेथायरस, ठीक है।
उसी तरह कोलैबोरेटर जीन, अगर इसके रेशियोज देखें तो 9:3:3:1। ये आपको किस में मिलता है? कॉम्ब शेप जो है इन पोल्ट्री, ये आपको देखने को मिलता है कोलैबोरेटर जीन के थ्रू, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ इंटरजेनिक इंटरैक्शन से रिलेटेड कुछ आपके जीन्स हैं, उनके रेशियोज हैं, उनके एग्जाम्पल्स है जो आपको लर्न होने चाहिए। और भी कुछ हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स जो हमें लर्न करना है। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उन दोनों एग्जाम्पल्स को भी लिख लेते हैं। क्लियर? तो प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट, जैसा कि हम देख रहे हैं, नेक्स्ट जीन कुछ यहाँ पे हमने मेंशन किया है। वन इज डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन का जो रेशियो है वो होगा 15:1। और ये इस जीन के कारण क्या होगा? फ्रूट शेप इन कैप्सेला। कैप्सेला में जो फ्रूट का शेप होता है वो किसके कारण होता है? डुप्लीकेट जीन के कारण होता है। और रेशियो क्या होता है? 15:1। उसी तरह इनहिबिटरी जीन का रेशियो हो जाएगा 13:3। और इसका एग्जाम्पल है लीफ कलर इन राइस। राइस में जो लीफ का कलर हमें देखने को मिलता है ड्यू टू इनहिबिटरी जीन, एंड रेशियो इज 13:3। उसी तरह एडिटिव जीन की बात करें तो इसका रेशियो होगा 9:6:1। फ्रूट शेप इन कुकम्बर। तो ये सारे जितने अभी तक हमने इंटरजेनिक इंटरैक्शन से रिलेटेड जीन देखा, ये सारे जीन के नाम आपको याद करने हैं, उनके रेशियोज आपको याद करने हैं और उनके एग्जाम्पल्स याद करने हैं। इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, या तो एग्जाम्पल पूछ देगा या रेशियो या नाम जीन का, ठीक है ना। तो ये बस आपको लर्न होना चाहिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो बस आपको पता होना चाहिए जीन इंटरेक्शन क्या होता है। 2 तरह का जीन इंटरेक्शन, इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक। और इंटरजेनिक इंटरेक्शन के कुछ जीन के एग्जाम्पल्स, रेशियोज और नाम आपको याद होने चाहिए। टोटल हम लोगों ने 7 जीन पढ़ा है और 7 जीन के रेशियोज और एग्जाम्पल आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरजेनिक इंटरेक्शन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक छोटा सा पॉइंट हम इसके बारे में लिख लेते हैं, देन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। यू प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स, हम लोग नोट करके यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे। द पॉइंट इज, पॉइंट क्या है? द फिनोमेना in which one gene suppresses the character of another gene. The phenomena in which one gene suppresses the character of other gene. मतलब वैसा फिनोमेना जिसमें एक जीन दूसरे जीन के कैरेक्टर को सप्रेस कर रहा है, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इपीस्टैसिस। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये टर्म देखा था, इपीस्टैसिस जीन, तो ये एक्चुअली हम डोमिनेंट जीन को बोलते हैं। सो डोमिनेंट जीन is epistatic gene and recessive gene is hypostatic gene. ठीक है ना। तो बच्चों, हमें यहाँ पे यही समझना है कि ये जो फिनोमेना है जिसमें क्या कर रहा है, जो डोमिनेंट जीन है वो रिसेसिव जीन के कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है। डोमिनेंट दिखता है लेकिन रिसेसिव नहीं दिखता है, ठीक है ना। रिसेसिव कैरेक्टर अपेयर नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो फिनोमिना है इसे हम क्या बोलते हैं? इपीस्टैसिस, यानी द फिनोमिना इन विच वन जीन सप्रेस द कैरेक्टर ऑफ अदर जीन इज कॉल्ड इपीस्टैसिस। इसीलिए हम डोमिनेंट जीन को इपीस्टैटिक जीन बोल रहे हैं और रिसेसिव जीन को हाइपोस्टैटिक जीन। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं हम किसी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में। इसमें होता क्या है? पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी जीन इनहेरिटेंस, यानी
एक से ज्यादा जीन, मोर देन वन जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, यानी एक से ज्यादा जीन एक ही कैरेक्टर को अगर कंट्रोल कर रहे होते हैं तो उस तरह के इंटरैक्शन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इंटरैक्शन। यानी मोर देन वन जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी अगर डोमिनेंट एलील ज्यादा है। तो अगर रिसेसिव एलील है तो इंटेंसिटी उस कैरेक्टर का घटेगा, बट अगर डोमिनेंट एलील है तो इंटेंसिटी कैरेक्टर का क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इट इज मोर देन वन जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, but intensity of character increases by increasing number of dominant allele। number of dominant allele जितना ज्यादा होगा उतना ही उस कैरेक्टर की इंटेंसिटी होगी। ठीक है ना, इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह से दो जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसके लिए एग्जांपल हमने लिया कर्नल कलर इन वीट। वीट का जो कर्नल होता है उसका कलर, इसका जो कलर है इसको दो जीन कंट्रोल करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक जीन है ए कैपिटल ए, दूसरा देख रहे हैं कैपिटल बी कैपिटल। ये दोनों जीन मिल करके एक कलर कंट्रोल कर रहा है विच इज रेड कर्नल। ठीक है ना, और स्मॉल ए एंड स्मॉल बी यानी रिसेसिव जीन है ये, तो ये किसको कंट्रोल कर रहे हैं, व्हाइट कर्नल। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर है कलर, कर्नल कलर, और इसको कौन कंट्रोल कर रहे हैं, दो जीन ए और बी, ए बी। ठीक है ना, तो यही समझना है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, दो जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। अब ये तो पहला लाइन था जो हम समझ गए। अब हमें समझना है ये इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, ये कैसे होता है। तो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। हम क्रॉस कराएंगे इनके बीच और देखेंगे कि किस तरह से अगर डोमिनेंट एलील ज्यादा है नंबर्स में तो कैरेक्टर की इंटेंसिटी बढ़ती है। तो आप पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर उसे हम समझते हैं। सो स्टूडेंट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में नेक्स्ट हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये जो इंटेंसिटी वाली बात हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी। अगर डोमिनेंट एलील का नंबर घटता है तो क्या होता है, रिसेसिव ये जो इंटेंसिटी है कैरेक्टर की वो भी क्या हो जाती है, घटती जाती है। तो इसे अब हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, दो जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे ए और बी, ये जो दो जीन है वो रेड कर्नल यानी वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। कर्नल कलर इन वीट, इसको दो जीन कंट्रोल कर रहे हैं ए और बी। ठीक है ना, तो रेड कर्नल डोमिनेंट है कैरेक्टर, कैपिटल ए कैपिटल बी। उसी तरह व्हाइट कर्नल जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर है, स्मॉल ए स्मॉल बी। F1 जनरेशन में जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी हमें क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट कलर मिलेगा। ठीक है ना, फिर हम F2 जनरेशन में अगर देखें तो जो F1 में रिजल्ट आता है उसका हम क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं। तो जब हम सेल्फिंग कराए तो हमें मतलब जो रेशियो मिला था वो क्या मिला था, 1:4:6:4:1। अब बच्चों यहाँ समझिए, ये जो 1 है ये पूरी तरह से डोमिनेंट है, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी। तो ये कलर क्या आएगा, रेड कर्नल, फुल रेड। अब ये जो 4 है, 4 लाइट रेड आया था। लाइट रेड आने के पीछे रीजन क्या था, इसका जो जीन था वो देखिएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी एक यहाँ पे रिसेसिव आ गया। उसी तरह इसमें और भी जीन थे, एक था कैपिटल ए कैपिटल बी, या तो एक स्मॉल ए आएगा या एक स्मॉल बी आएगा। तो यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर का नंबर घटा तो इंटेंसिटी घटी, इसी कारण फुल रेड से क्या हो गया, लाइट रेड हो गया। अब और आगे बढ़ा, इंटरमीडिएट कलर, यानी जो 6 रेशो आप देख रहे हैं ये आपको मिल रहा है इंटरमीडिएट। इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव एलील दोनों क्या है, सेम है। तो जो कलर है वो दोनों के बीच का है। ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट कलर है या रिसेसिव कलर है पूरी तरह से। यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट कलर है, यानी इंटेंसिटी बराबर है। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे आप देख रहे हैं डोमिनेंट कैरेक्टर कम होते जा रहे हैं, इंटेंसिटी घटती जा रही है। ठीक है ना, फुल रेड से अब इंटरमीडिएट कलर पे आ गया। फिर आगे रेशियो देखिए 4,
तो यहाँ पे वेरी लाइट रेड, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कैपिटल ए मिल रहा है, बाकी सारे स्मॉल ए स्मॉल बी, या एक कैपिटल बी मिलेगा, बाकी सारे स्मॉल ए, एक कैपिटल बी और दूसरा स्मॉल बी, ठीक है। यानी रिसेसिव कैरेक्टर का नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे? ज्यादा है। तो वेरी लाइट रेड यानी और इंटेंसिटी डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट का नंबर सिर्फ क्या है? एक ही है। फिर आगे एक और रेशियो मिला 1 विच इज व्हाइट। यहाँ पे व्हाइट पूरी तरह से क्या है? रिसेसिव है, जिसके कारण यहाँ पे क्या कलर मिल रहा है? व्हाइट कलर मिल रहा है। यानी इस रेशियो से हमें क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील अगर क्या होगा? कम होगा तो इंटेंसिटी क्या होती? घटती जाएगी। अगर डोमिनेंट एलील का नंबर ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो यही कंक्लूजन निकला था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर एक और एग्जांपल है जिससे हम क्लियर और अच्छे से और समझ पाएंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उस एग्जाम्पल को समझते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में देख रहे हैं विच इज ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन के जो स्किन का कलर है वो भी किस पे बेस्ड है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे। बिकॉज यहाँ भी ये जो ब्लैक और व्हाइट कलर हम देखते हैं, इसे कौन कंट्रोल करता है? 2 जीन। यानी ह्यूमन स्किन कलर को 2 पॉलीजीन क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ऐसा बताया गया था पहले, ठीक है। सो क्रॉस कराया गया इसमें भी F1 जनरेशन में। तो जो डोमिनेंट था वो ब्लैक था और जो रिसेसिव था वो व्हाइट था, ठीक है। अब इसमें क्रॉस कराया गया तो एक कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल ई। फर्स्ट जो जनरेशन था उसमें आया इंटरमीडिएट कलर, ठीक है। इंटरमीडिएट कलर यानी सांवला कलर, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट आया F1 में उसी का सेल्फिंग कराया गया F2 जनरेशन में। तो रेशियो आया अगेन 1:4:6:4:1। तो देखा ये जो 1 है ये फुल ब्लैक, कैपिटल ए कैपिटल बी, क्योंकि डोमिनेंट का पूरा डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे अगेन वही हुआ कि इंटेंसिटी कम होते गया तो ब्लैक से कलर क्या होते गया? डाउन होते गया, ठीक है ना। तो यहाँ 4 जो रेशियो आया, जैसा कि हमने प्रीवियस में देखा था कि एक रिसेसिव बाकी सारे क्या? डोमिनेंट। तो इसमें क्या हुआ? थोड़ा लाइट ब्लैक हुआ। फिर 6 इंटरमीडिएट कलर, इसमें नंबर ऑफ रिसेसिव और डोमिनेंट जो एलील है वो बराबर थे। फिर 4 में क्या हुआ? एक डोमिनेंट बाकी सारे एलील रिसेसिव। तो इसमें बहुत ज्यादा लाइट ब्लैक, यानी कहने का मतलब ऑलमोस्ट व्हाइट कलर। एंड 1 जो था वो पूरी तरह से व्हाइट था, बिकॉज इसमें आपको कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं मिला, ठीक है ना। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि इसमें क्या हो रहा है? 2 जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं और फिर ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है जितना ज्यादा होगा नंबर में इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी कैरेक्टर की, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसके बारे में बताना है कि बाद में चल के ये डिस्कवर हुआ कि यहाँ जो 2 जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। 3 जीन क्या कर रहे थे? एक कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे थे। यानी ह्यूमन स्किन कलर को 3 पॉलीजीन कंट्रोल कर रहे थे, और जिसके कारण F2 जनरेशन में जो रेशियो था वो कुछ और आया, ठीक है ना। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उसके बारे में लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा ह्यूमन स्किन कलर को अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 2 जीन क्या कर रहे थे? कंट्रोल कर रहे थे। बट बाद में ये पता चला, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट दीज कैरेक्टर्स, ये जो कैरेक्टर्स हैं वेयर कंट्रोल्ड बाय 3 पॉलीजीन। 3 पॉलीजीन क्या कर रहे हैं? मिल करके इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी 3 पॉलीजीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। सो जो ऑप्टेंड फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में आया था वो क्या था? 1:6:15:20:15:6:1, जिसमें बात वही था कि मोर देन 1, एक से ज्यादा जीन कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, और इंटेंसिटी जो है कैरेक्टर का वो बढ़ता है अगर डोमिनेंट एलील ज्यादा है। तो वो सारा कुछ सेम था, बट ये पता चला कि 3 पॉलीजीन क्या कर रहे थे? 2 पॉलीजीन के जगह पे 3 पॉलीजीन क्या कर रहे थे? कंट्रोल कर रहे थे उन कैरेक्टर्स को, ठीक है ना। तो रिजल्ट आया, ये रेशियो आया, जिसमें अगर डोमिनेंट था तो पूरी तरह ब्लैक, फिर धीरे धीरे लाइट होते गया जैसे जैसे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील डाउन होते गए, और पूरी तरह से रिसेसिव था तो क्या मिला? व्हाइट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।
आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आसानी हो जाए हमें समझने में, ठीक है। तो यू प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फिनोटाइप इन F2 जनरेशन इफ 6 पॉलीजीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर। तो फिनोटाइप क्या होता है बच्चों, आपको पता है, ठीक है ना। तो फिनोटाइप हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, इवन मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कितने फिनोटाइप है। जितने फिनोटाइप उतना रेशियोज हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, फिनोटाइपिक रेशियोज। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कितने नंबर ऑफ फिनोटाइप होंगे F2 जनरेशन में, अगर 6 पॉलीजीन यानी 6 जीन एक कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ क्या होंगे, फिनोटाइप होंगे। तो इसको ऐसे तो आप क्रॉस करा के कैलकुलेट कर सकते हो, बट वो काफी लेंदी प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, जिस ट्रिक के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। ट्रिक क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन में लिख रही हूँ। जो पहला क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन ये है कि नंबर ऑफ फिनोटाइप कभी भी पूछे, अगर पॉलीजीन दिया है तो नंबर ऑफ फिनोटाइप अगर F2 में पूछ रहा है तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे 2 × n + 1। इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ n क्या है, n इज नंबर ऑफ पॉलीजीन, ठीक है। नंबर ऑफ पॉलीजीन क्या है, n है, ठीक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलीजीन कितना है, 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 6 + 1 यानी 13। क्लियर स्टूडेंट। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है, ये तो सबको पता होगा कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ पेरेंटल टाइप। पेरेंट का जो F1 जनरेशन से पहले जो हम लोग पेरेंटल कैरेक्टर लेते हैं, तो उसमें या तो पूरी तरह से डोमिनेंट रहता है या पूरी तरह से रिसेसिव रहता है, यही 2 पेरेंटल कैरेक्टर हैं। तो क्या आएगा F1 और F2 जनरेशन में, मतलब व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ पेरेंटल टाइप, यानी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है उसमें पेरेंट का जो कैरेक्टर है वो कितना है, जो जितना ऑफस्प्रिंग आ रहा है उसमें F1 जनरेशन में भी और F2 जनरेशन में। अगर 2 या 3 पॉलीजीन हम 3 पॉलीजीन क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं एक कैरेक्टर को, ठीक है। तो सिंपल है, F1 जनरेशन में तो पेरेंटल कैरेक्टर नहीं आता है पूरी तरह से, ठीक है। मिक्स्ड आता है, इंटरमीडिएट आता है, हम लोगों ने कभी भी देखा है तो क्या आता है, मिक्स्ड आता है। कभी भी पूरा का पूरा डोमिनेंट या पूरा का पूरा रिसेसिव नहीं आता है, ठीक है। तो इन F1 में क्या होगा, 0%। F1 में तो आता ही नहीं, आप सॉल्व करके देखिएगा। और F2 में क्या होता है बच्चों, अगर 2 पॉलीजीन कंट्रोल कर रहा है तो नंबर ऑफ फिनोटाइप आप कैलकुलेट कर लीजिए, जितने टोटल कितने आते हैं, 16 रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा, F2 जनरेशन में जो इम्पोर्टेंट है, समझने वाली बात ये है कि एक पूरी तरह से डोमिनेंट एक आता है F2 जनरेशन में, पूरी तरह से रिसेसिव एक आता है, यानी 2 आते हैं पेरेंटल कैरेक्टर। तो 2/16 यानी 2.15 के आसपास परसेंटेज होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह अब ये क्या है, इफ 2 पॉलीजीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर, ठीक है ना। 2 पॉलीजीन, अगर 3 पॉलीजीन की बात करें तो 3 पॉलीजीन F2 में क्या आएगा, F2 में यहां भी 2 ही आएगा, क्योंकि एक ही डोमिनेंट पूरी तरह से और एक ही रिसेसिव पूरी तरह से आता है, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखा है। और टोटल रिजल्ट 64, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.2 के आसपास, 21 के आसपास क्या आएगा, परसेंटेज आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 पॉलीजीन क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं एक कैरेक्टर। क्लियर स्टूडेंट, समझ मेरी बात। तो ये सारे ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, इसीलिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज भी मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको आसानी हो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो विद दिस हम आज का ये लेक्चर एंड करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने वाले हैं, विच इज लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो इसके लिए आप साइटोलॉजी सेक्शन जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा उसका रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज। तभी आप समझ पाएंगे जब आप साइटोलॉजी अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने साइटोलॉजी अच्छे से पढ़ा है, आप उसको पूरा अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। थैंक यू।